नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन डिजिटल क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे के बारे में अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 के पाठ 3 अपवाह है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपवाह है क्या होता है? एक निश्चित धारा होती है। क्या होती है? एक निश्चित धारा होती है। जल एक निश्चित धारा के साथ एक ही दिशा में प्रवाह करता है। जल एक निश्चित धारा के साथ एक ही दिशा में प्रवाह करता है, अपवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह है। और उसका जाल क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। तो देखिए, अपवाह क्या है? अपवाह है जल के एक निश्चित धारा एवं दिशा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं। जल के एक निश्चित धारा एवं दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। तथा धाराओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल की एक निश्चित धारा एवं दिशा में प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? कि तथा धाराओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। कैसे? वो देखते हैं कैसे। देखिए, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है। ये इस नदी का क्या है? अपवाह है। क्या है? सिर्फ अपवाह है। एक निश्चित इसकी दिशा है। इस नदी की एक निश्चित दिशा है। अब क्या होता है? देखिए, इस नदी में कोई और नदियां आके मिल जाती हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके अपवाह तंत्र। क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है कि एक अगर निश्चित धारा बह रही है,
सीधे यानी प्रवाह हो रहे हैं तो वो तो कहलाएगा अपवाह है। और अब नदियों का क्या बन गया, जाल बन गया। यहां पर देखिए इसमें बहुत सारी नदियां हैं वो आकर मिल रही हैं, जिसे हम यूं भी कह सकते हैं सहायक नदियां। ये इसकी सहायक नदियां और बहुत सारी नदियां इसके अंदर आकर मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अपवाह है तंत्र कहलाएगा। अपवाह है एक निश्चित धारा और प्रवाह में बहता है, वो अपवाह कहलाता है। और जिसमें बहुत सारी नदियां और जाल बन जाता है वो क्या कहलाता है, अपवाह है तंत्र कहलाता है। तो देखिए अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। अपवाह तंत्र को दो विभागों में विभाजित किया गया। देखिए कौन कौन से। एक तो है हिमालय नदी तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो अपवाह तंत्र को दो विभागों में विभाजित कर दिया गया है, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय नदी तंत्र को तीन विभागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से, तो देखिए पहला भाग है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में। हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब बात करते हैं प्रायद्वीप नदी तंत्र की। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो विभागों में विभाजित कर दिया गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं, आइए। पहला विभाग है वो है अरब सागरीय नदी तंत्र, दूसरा है जो दूसरा डिवाइड किया गया है वो है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो विभागों में विभाजित किया गया है, अरब सागरीय नदी तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र को, अरब सागरीय नदी तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो भी हम जान लेते हैं, जो कि हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में सभी नदियों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अरब सागरीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो हैं नदियां, देखिए कौन कौन सी। एक नंबर पे आती है, यहाँ पर बात करें तो मुख्य नदियों में नर्मदा नदी, अरब सागरीय नदी तंत्र में नर्मदा नदी। दूसरी है ताप्ती नदी,
जिसका ही दूसरा नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, अब बात करें बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की, तो इसमें एक नंबर पे बात करेंगे गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी। दूसरा है महानदी। तीसरी है कावेरी नदी। चौथी है कृष्णा नदी। तो इन नदियों के बारे में हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है। तो अपवाह तंत्र को दो भागों, भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है मुख्य रूप से। एक तो किया गया है हिमालय नदी तंत्र, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, हिमालय नदी तंत्र कहलाती है। उसके अलावा जो भी नदियां निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, प्रायद्वीप से निकलती हैं। भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो कि दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। जो एक तरफ पूर्वी साइड में अगर जो नदियाँ गिरती हैं जाके वो गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिनमें मुख्य नदियों की बात करें तो गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा नदी है। वैसे ही अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये कुछ नदियाँ हैं जो कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो हम एक एक कर सभी का अध्ययन करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र की प्रमुख नदी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सर्वप्रथम हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी के उद्गम की अगर चर्चा करें तो सिंधु नदी का उद्गम है वो 3 जगह बताई गई है। सबसे पहले बात करें तो मानसरोवर झील, इसके अलावा जो दूसरी जगह बताई गई है वो है कैलाश पर्वत, और एक बार आईएएस प्री एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें प्रश्न ये था कि हिमालय नदी तंत्र का उद्गम स्थल बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो उसमें ऑप्शन में कहीं पर भी ये नाम नहीं थे। उनमें एक नाम लिखा था बोखरचू। तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि मानसरोवर यानी मानसरोवर, कैलाश पर्वत और बोखरचू, इन 3 जगह मानी जाती है कि तीनों ही वहीं पे स्थित हैं जो सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु का उद्गम है। अब देखिए इस नदी के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहां से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ये इसका जो प्रवाह है, अपवाह क्षेत्र इस प्रकार है। यह भारत से होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। ये कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो देखिए इसका क्या है, ये क्या है, ये क्षेत्र, इसे हम कहते हैं उद्गम। क्या कहते हैं, ये है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो देखिए भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में यह नदी
जब आती है तो कहाँ मिलती है? ये मिलती है दमचौक में, भारत में मिल जाती है। दमचौक है लद्दाख में। कहाँ है? दमचौक है लद्दाख में। अब जब भारत से यहां से भारत से बाहर जा रही है तो ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है आपके चिल्लास। जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। सीधी सी बात है, यूं कह सकते हैं कि भारत में जब आती है तो इसका दम निकल जाता है, और दम निकलते निकलते भारत से बाहर जाते ये चिल्लाने लग जाते हैं। तो भारत में आती है तो इस दमचौक में भारत में प्रवेश करती है, और चिल्लास से यह भारत से बाहर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद में यह यहाँ पर इस जगह पे कराची से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यह डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाली खाड़ी में जाने के, बंगाली खाड़ी के पास में किसका निर्माण करेगी? सॉरी, अरब सागर में जाने के बाद में किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए इसकी, ये तो है जो महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके अलावा तो देखिए इसके अंदर 5 नदियों का संगम होता है जो भारत से जाती हैं। 5 नदियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है, जिसका नाम है चिनाब नदी। और एक यहां से नदी एक निकलती है, जिसका नाम है झेलम नदी। एक नदी निकलती है वो है रावी नदी। एक नदी यहां से तिब्बत के पठार से निकलती हुई इसके अंदर मिलती है, जिसका नाम है सतलुज नदी। कहां से? तिब्बत से निकलती है। और एक नदी इसके अंदर आके मिल जाती है, जिसका नाम है व्यास नदी। ये 5 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और आपने एक नाम सुना होगा पंजाब। पंजाब शब्द है वो इन्हीं 5 नदियों के संगम के कारण बना है। यहाँ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब है। चिनाब नदी है वो 2 नदियों के संगम के कारण बनी है। एक तो है चंद्रा और एक भागा। 2 नदियों के कारण चिनाब की उत्पत्ति हुई है। चंद्रा और भागा से जो मिलकर बनी है वो कहती हैं चिनाब नदी। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी। इस नदी को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। और रावी नदी को जिस नाम से जाना जाता था उसका नाम है पुरुषेणी नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है वो है अस्किनी नदी। व्यास नदी जहां से, यानी व्यास नदी का प्राचीन नाम है वो है विपाशा नदी। और सतलुज जिसका प्राचीन नाम है वो है सतुद्री नदी। ये इन नदियों के क्या हैं? प्राचीन नाम है। झेलम का नाम है पुराना, जिसका नाम है वितस्ता नदी। और रावी नदी का प्राचीन नाम है वो है पुरुषेणी नदी।
चिनाब नदी का प्राचीन नाम है वो है अस्किनी नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम है वो है विपाशा नदी। सतलुज का प्राचीन नाम है वो है सतुद्री नदी। अब ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जिस प्रकार सिंधु नदी का उद्गम ये क्षेत्र है, उसी प्रकार इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, झेलम नदी का उद्गम है, वो उद्गम कहाँ से है? वो है शेषनाग झील से। शेषनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके अलावा बात करें चिनाब नदी का जो उद्गम है वो है बाराला, यहाँ पे लिख देता हूँ, बारालाचल दर्रा। कहाँ है? HP हिमाचल प्रदेश पे। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके अलावा रावी नदी का जो उद्गम है वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा व्यास नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है व्यास कुंड से। व्यास कुंड कहाँ है? HP हिमाचल प्रदेश। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। और सतलुज नदी जो निकलती है वो क्षेत्र कहलाता है राक्षस ताल झील। कहाँ है? ये है तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। तो आपने नोट किया कि कौन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। हो सकता है जिसने बीच से वीडियो देखा है उसको ज़रूर समझ में नहीं आएगा, एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की, कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो है हिमालय पर्वत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, या तीसरा नाम है इसका बोखरचू। ये इस नदी का क्या है? अपवाह है। अपवाह क्षेत्र है, यहाँ से यह प्रवाह कर रही है। अब इसकी कुछ यानी कि भारत में यह कहाँ प्रवेश करती है? वो करती है लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ पर एक जगह है दमचौक। कौन सी है? दमचौक में यह भारत में प्रवेश करती है। और भारत से जब ये निकलती है तो वह कौन सा क्षेत्र होता है? वो होता है चिल्लास। कौन सा है? चिल्लास। और यह इसका क्या है? आगे जाके प्रवाह क्षेत्र। अब यह अंत में कराची, पाकिस्तान का एक जगह है कराची, कराची से होते हुए अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। इसकी कुछ भारत की कुछ सहायक नदियां हैं जो इसकी मुख्य सहायक नदियों में से मानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें तो झेलम नदी है। इन 5 नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास नदी और सतलुज नदी। ये 5 प्रमुख नदियां हैं, जिनमें झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। क्या नाम है? वितस्ता नदी। और बात करें रावी नदी का नाम है, प्राचीन है, वो है पुरुषणी नदी। और चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा नदी। सतलुज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री नदी। अब ये कहाँ से निकलती हैं? ये 5 नदियों का उद्गम कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। तो उद्गम झेलम नदी का है, वो है शेषनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में अवस्थित है। उसके अलावा बात करें तो रावी नदी का है, वो है आपके रोहतांग दर्रा।
कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे से यह निकलती है। उसके अलावा हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है, बारालाचला। उसके अलावा व्यास नदी का उद्गम है वो व्यास कुंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा हमने बात की सतलुज नदी की। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राक्षस ताल झील, कहाँ है? तिब्बत में। अब देखिए, अब ये नदियाँ सभी मिलकर पाकिस्तान में होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती हैं। क्या करती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इस क्षेत्र का नाम क्या है? मिठानकोट। क्या नाम है इसका? मिठानकोट नाम है। अब इसकी बात करते हैं कुल लंबाई की। तो कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है वो इसकी क्या है? कुल लंबाई है। एक बार चेक कीजिए इसे। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी आपके। अब इस पर देखते हैं, कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। अब पहले तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सीधा सा अर्थ है इसका, सीधा सा अर्थ है कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। एक से अधिक उद्देश्यों की क्या करना? पूर्ति करना क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। अब कौन कौन सी बहुउद्देशीय यानी कि कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करती है? तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर पे बात करते हैं विद्युत उत्पादन। आपने सुना होगा कि यहां पर परियोजनाएं स्थापित करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, सुना है। दूसरा है बाढ़ नियंत्रण। कौन सा है? बाढ़ नियंत्रण। तीसरा है जलाशय। तीसरा है जलाशय। चौथा है, वो बात करें तो चौथा इसका उद्देश्य है वो है सिंचाई के लिए भी क्या की जाती है? परियोजनाएं स्थापित की जाती है। पेयजल के लिए भी
पेयजल की उपलब्धता के लिए। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, वो राजस्थान में पेयजल की उपलब्ध कराती है, राजस्थान को पेयजल उपलब्ध कराती है, जो कि व्यास और सतलुज नदी के दोनों का संगम होता है। वहाँ पर हरीके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, तो ध्यान रखना इसका। तो ये हो गई आपके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति, ठीक है। हालांकि एक दो और है, वो भी लिख सकते हो आप। मछली पालन, नौकायान, पर्यटन, इन सब में क्या है, उद्देश्य छुपे हैं। इसलिए यह परियोजनाओं, इन परियोजनाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, इन परियोजनाओं को बनाया जाता है। अब कुछ इनके ऊपर बांध बने हुए हैं, वो देख लेते हैं कि ये जैसे सिंधु है, यहां से क्या होता है, इसका उद्गम है, ठीक है ना। तो एक और चीज का ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में पहले वीडियो में देख लेना, पहले स्टार्टिंग में किया था, वहां पर एक ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में ये देखिए, यहां पर जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहां पर एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका? गार्ज का, जिसका नाम है बुंजी गार्ज। मतलब ऊंचाई से जल नीचे की ओर पड़ता है, तो यहां पर एक बुंजी गार्ज का निर्माण होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सहायक नदियों में मैंने आपको बताया था झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। ये 5 नदियां उसकी सहायक नदियां हैं। इस पे हम अगर बात करें तो देखिए सतलुज नदी है, वो भारत में कहाँ प्रवेश करती है? सिप, एक जगह है जिसका नाम है सिप किला दर्रा। क्या नाम है? सिप किला दर्रा। वहां से भारत में यह प्रवेश करती है। हालांकि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है? राक्षसताल झील से निकलती है और तिब्बत से निकलती है। तो यहाँ पर इन पे ऊपर कुछ परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, वो आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सा है? तुलबुल परियोजना है, ठीक है। और एक और यहां पर परियोजना स्थापित की गई है जिसका नाम है
उरी परियोजना। कौन सी है? उरी परियोजना। इसके अगली एक और यहां पर स्थापित है, जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना। तो झेलम नदी पर तीन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये तीन मुख्य परियोजनाएं हैं। तो बात करें अब जो मुख्य है, एक रावी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है थिन बांध। ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में थिन बांध स्थापित किया गया है। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। और चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है? दुलहस्ती परियोजना। इस पर एक और बांध बनाए गए हैं। कुल इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। यह है बगलीहर परियोजना। और एक और बांध है जिसका नाम है सलल परियोजना। ये 3 मुख्य रूप से परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो ये तीनों आप देख लेना कहां पर है। व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी पर एक परियोजना है पोंग बांध। कौन सा है? पोंग बांध बनाया गया है। कहां पर? व्यास नदी के ऊपर। उसके अलावा सतलुज नदी पर यहां पर देखिए इन दोनों के जो मिलन होता है, यहां पर हरिके बैराज, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर है, वो यहीं से निकलती है। और एक सतलुज नदी पर एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है नाथपा झाकरी। कौन सा है? नाथपा झाकरी बांध इस पर अवस्थित है। ठीक है। हरिके बैराज बांध ध्यान रखना है आपको कि बना कहां पर है वो भी तो देख लेना साथ में। ये है फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में यह बनाया गया है। ठीक है। तो ये है आपके जो मुख्य परियोजनाएं हैं वो आपको यहाँ पर
बताई गई हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य परियोजनाएं अवस्थित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में और अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।